Welcome to St. Joseph's Prep High School, Class 7 students, your next class of history chapter is Emergence of New Kingdoms. Okay, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिक्लाइंस ऑफ पाल्स, गुर्जर प्रतिहार एंड राष्ट्रकूट्स। गुर्जर प्रतिहार और पाल्स और राष्ट्रकूट्स के डिक्लाइन यानी पतन की स्टडी हम लोग करेंगे। द पाल्स एंड द गुर्जर प्रतिहार्स एंड द राष्ट्रकूट्स वीकेंड बैडली ड्यू टू देयर कॉन्स्टेंट कैंपेन्स एंड बैटल्स अगेंस्ट ईच अदर। ये जो पाल थे, गुर्जर प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट, ये लगातार अपने बीच एक दूसरे के खिलाफ अभियान में और लड़ाइयों में एक दूसरे के विरुद्ध लगे रहे। कांस्टेंट कैंपेन किए, युद्ध किए, एक दूसरे को हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहे, लड़ाइयाँ लड़ते रहे, जिसके चलते ये कमज़ोर दिन प्रतिदिन होते चले गए। इट रिजल्टेड द डिक्लाइन ऑफ ऑल द थ्री डायनेस्टीज, और जिसके चलते इन तीनों राज्यों का पतन हुआ। विदिन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 100 ईयर्स, एक बहुत ही छोटी सी अवधि, मात्र 100 वर्षों की अल्प अवधि में ही तीनों राजवंशों का पतन हो गया। द पाल्स वेयर थ्रेटेंड बाय द चोल्स एंड रिप्लेस्ड बाय द सेन्स। पालों को चोलों से खतरा पैदा हो गया और उनकी जगह सेनों ने ले ली। पाल्स जब कमज़ोर हो गए तो इन पर चोल्स लोग हमेशा आक्रमण करने लगे और लूटने लगे, और अंत में सेन राजवंश ने इस पर अधिकार स्थापित कर लिया। द प्रतिहार किंगडम ब्रोक इनटू सेवरल पार्ट्स एंड फ्रॉम देयर रोज द राजपूत्स, और प्रतिहार साम्राज्य के कई भागों में टूट गए। द प्रतिहार किंगडम ब्रोक इनटू सेवरल पार्ट्स, प्रतिहार किंगडम, प्रतिहार राज साम्राज्य कई भाग में टूट गए। एंड फ्रॉम देयर रोज द राजपूत्स, और वहाँ से राजपूत्स का उदय हुआ। द राष्ट्रकूट्स वेयर रिप्लेस्ड बाय द चालुक्य। राष्ट्रकूट्स वेयर रिप्लेस्ड बाय द चालुक्स, और राष्ट्रकूटों का स्थान चालुक्यों ने ले लिया, और राष्ट्रकूटों पर भी चालुक्यों ने कब्जा कर लिया। इस तरह से तीनों का पतन हो गया। द लेट मेडाइवल पीरियड बिटवीन द 13th and 18th century witnessed the arrival of the Mughals to India and their struggle with the regional powers। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य का कालखंड देखिए, कह रहा है क्या? द लेट मेडाइवल पीरियड, द लेट मेडाइवल पीरियड बिटवीन द 13th and 18th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के मध्य का कालखंड, विटनेस्ड गवाह बना, द अराइवल ऑफ द मुगल्स टू इंडिया, मध्य का कालखंड में भारत में मुगलों का आगमन हुआ है ना। एंड देयर स्ट्रगल विद द रीजनल पावर्स, और इन मुगलों का रीजनल पावर से संघर्ष शुरू रहा है ना। तो ये जो लेट मिडाइवल पीरियड है 13वीं से लेकर 18वीं शताब्दी, इसी में मुगल आए और रीजनल पावर से इनका संघर्ष जारी रहा। द स्ट्रगल बिटवीन द रीजनल किंगडम्स confined to 3 regions, North India, the Deccan and Southern India। क्षेत्रीय राज्यों के बीच संघर्ष तीन क्षेत्रों तक सीमित था। वह था उत्तर भारत, दक्कन और दक्षिणी भारत। इन तीन के बीच ही सम्मिलित था। लेकिन अब आ गए क्या? अब इनके बीच एक आ गया मुगल। पहले तो सिर्फ आपको क्षेत्रीय संघर्ष ही थे, जो कि आपको नॉर्थ इंडिया, दक्कन और साउथर्न इंडिया के बीच में था, और अब आ गए मुगल। ओके,
अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, नॉर्थ इंडिया। अब हम लोग देखेंगे नया टॉपिक, नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले आप लोग को स्टडी करना है राजपूत, द राजपूत्स, द राजपूत्स। The Rajputs dominated the history of North and Central India from about 750 to 1200 AD। राजपूतों ने लगभग 750 से लेकर 1200 ईस्वी तक उत्तर और मध्य भारत के इतिहास पर प्रभुत्व कायम रखा, है ना। द राजपूत्स डोमिनेटेड, राजपूतों ने डोमिनेट किए, है ना। राजपूत क्या किए, डोमिनेट किए, मतलब अपना प्रभुत्व स्थापित किए। द हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के इतिहास पर राजपूतों का प्रभुत्व रहा फ्रॉम अबाउट 750 टू 1200 एडी, 750 से लेकर के 1200 ईस्वी तक। Nothing much is known about the Rajputs in the study of the ancient period। प्राचीन काल के अध्ययन में राजपूतों के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती है। प्राचीन काल का जब हम लोग अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ द एंशियंट पीरियड, स्टडी ऑफ द एंशियंट पीरियड में नथिंग मच इज नोन, बहुत कुछ नहीं जान पाए अबाउट द राजपूत्स, राजपूत्स के बारे में। Historians and scholars have different opinions about the origin of the Rajputs। अधिकांश राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। हिस्टोरियंस जो थे, इतिहासकार जो थे, और विद्वान जो थे, उन दोनों का मत अलग अलग था अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत, राजपूत की ओरिजिन के बारे में दोनों का मत अलग अलग था। इतिहासकार कुछ बताते हैं और विद्वान लोग कुछ और ही बताते हैं। स्कॉलर्स मीन्स होता है विद्वान। मोस्ट स्कॉलर्स एग्री दैट दे आर क्षत्रियज, अधिकांश विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि वे क्षत्रिय हैं। अधिकांश जो विद्वान हैं वो समझते हैं कि राजपूत जो है वो क्या है, क्षत्रिय हैं। द राजपूत themselves say that they are सूर्यवंशी, और राजपूत जो है themselves, द राजपूत themselves, राजपूत खुद को कहते हैं क्या, से कहते हैं that they are सूर्यवंशी, कि वे सूर्यवंशी हैं। belonging to the Sun's family, जो कि सूर्य के परिवार से बिलोंग करते हैं, या चंद्रवंशी, नहीं तो वे चंद्रवंशी हैं। कुछ राजपूत कहते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं, कुछ राजपूत हैं जो कि कहते हैं कि हम चंद्रवंशी हैं। सूर्यवंशी का मतलब है कि हम सूर्य के फैमिली से बिलोंग करते हैं। चंद्रवंशी मीन्स बिलोंगिंग टू द मून्स फैमिली, हम चंद्रमा के परिवार से बिलोंग करते हैं, हमारा संबंध चंद्रमा के परिवार से है। हिस्टोरियंस दाउ एग्री दैट द राजपूत्स आर द descendants of tribes such as Saks, Kusans, Hans, Gurjars and the Gonds। हालांकि जबकि इतिहासकार जो है, हिस्टोरियंस, इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं, दाउ एग्री, हिस्टोरियंस दाउ, हालांकि इतिहासकार, देखिए आप यहाँ पर हिस्टोरियंस दाउ, हालांकि इतिहासकार, एग्री दैट, सहमत है कि द राजपूत्स आर द, राजपूत हैं, डिसेंडेंट्स ऑफ ट्राइब्स, किसके, जनजातियों के वंशज है। डिसेंडेंट्स ऑफ ट्राइब्स का मतलब हो गया, ट्राइब्स मीन्स हो गया जनजाति, और डिसेंडेंट्स मीन्स हो गया वंशज। डिसेंडेंट्स ऑफ ट्राइब्स यानी जनजातियों के वंशज। डिसेंडेंट्स ऑफ ट्राइब्स, डिसेंडेंट ऑफ ट्राइब्स का मतलब होता है जनजातियों के वंशज। सच एज, जैसे कि शक, आपको कुशान, आपको हून, गुर्जर एंड द गॉन्ड्स, इनके ये वंशज हैं। राजपूत जो हैं वो क्या हैं, वंशज हैं, किसके, शक के, कुशान के, हून के, गुर्जर के या गॉन्ड्स के। लेकिन राजपूत लोग कहते हैं कि नहीं, हम तो सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं,
है ना। तोमर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के तोमर। अब हम लोग स्टडी करेंगे क्या, तोमर्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के तोमर। वन ऑफ द राजपूत क्लैंस, द तोमर्स rose to power in the 8th century when they built the city of ढिल्लिका, सिटी ऑफ ढिल्लिका, क्या कहते हैं, ढिल्लिका, जिसे कि हम लोग कहते हैं दिल्ली। राजपूत वंशों में से एक तोमर वंश, ध्यान दीजिए। वन ऑफ द राजपूत क्लेंस, राजपूत वंश, राजपूत क्लेंस का मतलब क्या हो गया, राजपूत वंश, क्लैंस मीन्स हो गया वंश, ठीक है ना। तो वन ऑफ द राजपूत क्लैंस, राजपूत वंशों में से एक वंश, द तोमर्स, कौन सा वंश, तोमर वंश, रोज टू पावर इन द 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी में शक्तिशाली हुआ। कौन, तोमर, तोमर जो है 8वीं शताब्दी में शक्तिशाली हुआ। When they built the city of ढिल्लिका, और उन्होंने एक शहर बनाया, शहर का निर्माण किया जिसको कहते हैं ढिल्लिका, क्या कहते हैं, ढिल्लिका उस समय, लेकिन आज वर्तमान में उसे हम लोग कहते हैं दिल्ली, हमारा दिल्ली शहर। उसका निर्माण किसने किया है, राजपूत क्लैंस में से एक तोमर्स, तोमर्स क्लैंस, है ना। राजपूत की एक जाति है, एक वंश है जिसको कहते हैं तोमर्स। दे वेयर स्मॉल रूलर्स, वे स्मॉल रूलर्स थे, छोटे शासक थे, है ना। अंडर द प्रतिहार्स, प्रतिहार के अंदर के अधीन छोटे शासक थे। वे तोमर जो थे प्रतिहार के अधीन क्या थे, छोटे शासक थे। बट डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस व्हेन द प्रतिहार्स वेयर वीकेंड बाय कंटिन्यूअस फाइटिंग, लेकिन जब प्रतिहार निरंतर लड़ाई के कारण कमजोर पड़ गए तो उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। प्रतिहार जो कंटिन्यू लड़ाई में रहे तो जैसे जैसे ये कमजोर हुए वैसे वैसे राजपूत आगे की तरफ उग्र होते गए, और उसमें से तोमर जो हो था वह अपना स्वतंत्रता की घोषणा कर दिया। लेटर देयर टेरिटरीज वेयर अनेक्स्ड बाय द चौहान्स, बाद में इस क्षेत्र पर चौहानों का कब्जा हो गया, और बाद में इसी क्षेत्र पर जिस पर कि तोमर कब्जा किए हुए थे, और तोमर ने दिल्ली बनाया, है ना। कब बनाया, दिल्ली बनाया तोमर ने दिल्ली, आपको प्रतिहार जब कमज़ोर हो गए तो वहाँ पर तोमरों का शासन आ गया। फिर धीरे धीरे तोमर को भी चौहानों ने हरा करके चौहान ने कब्जा कर लिया। ओके, चौहान्स ऑफ राजस्थान। अब हम लोग स्टडी करेंगे राजस्थान के चौहान, है ना। स्टडी करते किसे, चौहान्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के चौहान। अनदर राजपूत क्लैन, एक अन्य राजपूत वंश है, उसके बारे में अब जानते हैं। अनदर राजपूत क्लैन द चौहान्स, जिन्हें कि हम लोग चौहान कहते हैं, द चौहान्स, ऑल्सो नोन एज द चाहमान्स, जिसको ऑल्सो हम लोग क्या कहते हैं, चाहमान कहते हैं। क्या कहते हैं, चाहमान। चौहान्स का ही दूसरा नाम है चाहमान। रूल्ड द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन करते थे। एक दूसरी राजपूत की वंशज हैं, कौन, चौहान्स, जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं, चाहमान्स कहते हैं, चाहमान कहते हैं, जो कि दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन किया करते थे। पृथ्वीराज चौहान, सभी लोग नाम सुने हैं ना, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज 3 को कहते हैं। किसको कहते हैं, पृथ्वीराज 3 को कहते हैं। वाज द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर who defeated Muhammad Ghori in 1191 in the Battle of Tarain। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, है ना, पृथ्वीराज तृतीय को कहते हैं पृथ्वीराज चौहान, सबसे शक्तिशाली चौहान था। वाज द मोस्ट पावरफुल चौहान, जिन्होंने 1191 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था। कब हराया था मोहम्मद गौरी को,
हु डिफीटेड, उन्होंने हराया था, हु डिफीटेड, उन्होंने हराया था, किन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गौरी, हु डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन 1191, 1191 में हराया था, इन द बैटल ऑफ तराइन, तराइन की युद्ध में, तराइन के युद्ध में हराया था। हाउएवर ए ईयर लेटर इन 1192, हालांकि एक साल बाद ही 1192 में गौरी डिफीटेड, गौरी ने हराया, परास्त किया, एंड किल्ड पृथ्वीराज, और पृथ्वीराज को मार दिया, इन द सेकंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के दूसरे युद्ध में। एक साल बाद पहला तो युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी का, तो 1191 में मोहम्मद गौरी को हरा करके और माफ करके छोड़ दिया। लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी ने छल से पृथ्वीराज को हरा दिया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी, मार डाला। चंदबरदाई, चंदरबरदाई, इसको कहते हैं चंदबरदाई, चंदबरदाई क्या है, चंदबरदाई, अ पोएट ऑफ पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कवि थे जिसको कहते हैं चंदबरदाई, है ना। चंदबरदाई पृथ्वीराज चौहान कोर्ट रोट अ पोएम पृथ्वीराज रासो, जिन्होंने एक पोएम लिखा है, कविता लिखा है पृथ्वीराज रासो, डिस्क्राइबिंग, जो कि वर्णन करता है पृथ्वीराज लाइफ, पृथ्वीराज की जीवन को, उनकी कविता वर्णन करता है। ही वॉज ऑल्सो अ फ्रेंड ऑफ पृथ्वीराज, और वह एक अच्छे मित्र भी थे पृथ्वीराज के। सोलंकीज ऑफ गुजरात, गुजरात के सोलंकी। चलिए अब हम लोग स्टडी करते हैं गुजरात के सोलंकी के बारे में। द चालुक्य, द चालुक्यस ऑफ गुजरात, गुजरात के चालुक्य वेयर ऑल्सो नोन एज द सोलंकीज, गुजरात के चालुक्य को ही सोलंकी भी कहा जाता है। सोलंकी किसे कहते हैं? गुजरात के चालुक्यों को सोलंकी के नाम से भी जाना जाता था। सिद्धराज वाज देयर मोस्ट पावरफुल रूलर, उस समय सिद्धराज जो था एक सबसे शक्तिशाली उनका राजा था, उनका सबसे शक्तिशाली शासक जो था वह था सिद्धराज। कौन था? सिद्धराज था। द दिलवारा टेम्पल्स, द दिलवारा टेम्पल्स एट माउंट एबू, माउंट एबू का दिलवाड़ा मंदिर, माउंट एबू का दिलवाड़ा मंदिर, एंड द सन टेम्पल एट मोढेरा, और मोढेरा का सूर्य मंदिर, दो बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। फर्स्ट है आपका द दिलवारा टेम्पल ऑफ माउंट एबू और दूसरा है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा, वेयर बिल्ट बाय सोलंकीज, सोलंकी के द्वारा बनवाए गए हैं। जो कौन है? चालुक्य ऑफ गुजरात, चालुक्य ऑफ गुजरात को सोलंकी कहते हैं। और इन्होंने ही आज का जो ये मशहूर जो हमारा मंदिर है दिलवारा टेम्पल, दिलवाड़ा मंदिर, जिसको दिलवाड़ा मंदिर कहते हैं, वो कहाँ है? माउंट एबू में। और दूसरा एक मंदिर सन टेम्पल, सूर्य मंदिर एट मोढेरा, मोढेरा में एक मंदिर है सन टेम्पल, सूर्य मंदिर। ये दोनों का निर्माण सोलंकी ने ही करवाया था। पारमार्स ऑफ मालवा, अब मालवा के पारमार के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। द मालवा किंग्स, मालवा के राजा, द पारमार्स वेयर ऑल्सो नोन एज पवार्स, मालवा के जो राजा जो थे पारमार्स, परमार है ना, परमार जो थे, परमार जो थे वो कहाँ के राजा थे? मालवा के, जिसे ऑल्सो हम लोग कहते हैं पवार, पवार कहते हैं। भोज परमार वाज अ पावरफुल रूलर ऑफ दिस क्लैन, भोज परमार इस वंश का एक शक्तिशाली शासक था। कौन था? भोज परमार जो था परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। हिज कैपिटल वाज धार, और उनकी राजधानी थी धार। द नीलकंठेश्वर मन टेम्पल,
द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर वाज बिल्ट बाय द परमार्स। और उदयपुर स्थित नीलकंठ मंदिर, आपको देखिए लिखा हुआ क्या है, द नीलकंठेश्वर टेम्पल एट उदयपुर। उदयपुर स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर, उदयपुर में एक मंदिर है नीलकंठेश्वर, वाज बिल्ट बाय द परमार्स। उसका निर्माण किसने करवाया है? परमारों ने। परमारों ने ही यह मंदिर बनाया है जो कि आज देखा जाता है उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर। अब नेक्स्ट जो है गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज, गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज। चलिए अब ये भी देख लेते हैं, कन्नौज के गढ़वाल। द रीजनल अराउंड कन्नौज वाज रूल्ड बाय द गढ़वाल्स। और कन्नौज के आसपास के क्षेत्र पर गढ़वालों का शासन था। गढ़वालों का शासन था कहाँ? कन्नौज के आसपास के क्षेत्रों में। द रीजन अराउंड कन्नौज, कन्नौज के आसपास के क्षेत्र पर गढ़वाल शासन किया करते थे। द गढ़वाल किंग जयचंद वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी। और गढ़वाल राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। गढ़वाल राजा को भी किसने पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने। चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के चंदेल। द लैंड बिटवीन द यमुना एंड नर्मदा रिवर्स बिलोंग्ड टू द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड। यमुना और नर्मदा नदियों के बीच की भूमि बुंदेलखंड के चंदेलों की थी, है ना। लैंड बिटवीन यमुना एंड नर्मदा, यमुना और नर्मदा के बीच की नदी बिलोंग टू द चंदेल्स ऑफ बुंदेलखंड की भूमि, है ना। यमुना और नर्मदा के बीच में जो भूमि थी उस पर चंदेल्स लोग शासन किया करते थे। देयर कैपिटल वाज खजुराहो विच हैज मेनी ब्यूटीफुल टेम्पल्स बिल्ट बाय देम। और उनकी राजधानी जो थी वह थी खजुराहो। कौन थी? खजुराहो। और इसी खजुराहो में बहुत सारे सुंदर मंदिर हैं जिसका निर्माण चंदेलों ने करवाया था। कीर्तिवर्मन, कीर्तिवर्मन was the most powerful ruler of this dynasty। और इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण जो शासक था, शक्तिशाली शासक था, वह था कीर्तिवर्मन। अब इसके आगे द डक्कन, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। द डक्कन से आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ तक में देख लिया कि पहले तो देखें ट्रीपार्टिट स्ट्रगल फॉर कन्नौज। कन्नौज के लिए आपको त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। किनके बीच में हुआ? पाल के बीच में, आपको गुर्जर प्रतिहार के बीच में और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ। इसी दौरान हम लोग यह भी देखें कि इनका किस तरह से आपसी संघर्ष के चलते इनका पतन हुआ, है ना। उसके बाद डिक्लाइंस ऑफ पाल्स, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट देखें। और इसके बाद हम लोग राजपूत के बारे में जाने, तोमर्स ऑफ दिल्ली जाने, फिर चौहान्स ऑफ राजस्थान को देखें, सोलंकीज ऑफ गुजरात देखें, परमार ऑफ मालवा देखें, है ना, गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज देखें। अब इसके बाद जो स्टडी करना है द डक्कन, यह हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।